गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? और सब ठीक ठाक? चलिए बढ़िया है। आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज एक बार फिर हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास किया है, ठीक है, और जीरो से शुरू किया गया, आपको पता ही है। और कल हमने पढ़ाया था रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोग ये कर रहे थे, है ना। देखिए, हम अगर थोड़ा सा अगर कल क्लास को एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर ले कि क्या क्या हमने पढ़ा था, तो सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा था कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया गया, ठीक है ना। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द डेवलपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस। तो देखो, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही था कि बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स और आयंस थे जिनके लिए एक स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं था कि उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस के पूरे सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेजोनेंस पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है। हमने बताया लोकलाइज्ड बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं, उस कोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं जहाँ पे बॉन्ड पेयर का इंटरैक्शन, ठीक है ना, 2 ही ऑर्बिटल के बीच में होता हो, ठीक है। 2 स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के बीच में होता बोल सकते हैं, 2 फिक्स्ड न्यूक्लियाई के बीच में हो सकता है बोल सकते हैं, 2 फिक्स्ड एटम के बीच में हो सकता है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बताया गया था? लोकलाइज्ड। जैसे हमने थोड़ा एक बार एग्जांपल इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए, है ना, तो देखो यहाँ पे इस एटम और इस एटम के बीच में क्या है? क्या है? 2 ऑर्बिटल के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ भी 2 के बीच में, यहाँ भी 2 के बीच में। तो इस बॉन्ड को लोकलाइज्ड बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, मतलब ये तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा था और बेंजीन दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा था। दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया था जो इस तरह का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड, ये बेसिकली क्या है पता है? ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड जो रोटेट, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ गया, यहाँ से उठ के यहाँ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो अगर बात करें बेसिकली कि डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। मतलब डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? डीलोकलाइज्ड कर रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ये ऐसा है या इसको, ठीक है, ऐसा भी आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। देखिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जहां पर इस तरह का बॉन्ड होता है वहां पे इंटरेक्शन जो होता है वो बोलते हैं हम लोग कि ऑर्बिटल का इंटरेक्शन मोर देन टू न्यूक्लियाई के बीच में या एटम्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो एक वैसा बॉन्ड जिसमें मोर देन 2 एटम्स के बीच में या मोर देन 2 न्यूक्लियाई के बीच में या मोर देन 2 ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया आपको कि डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस कहते किसको है। तो डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस आपको बताया गया कि बेसिकली जो रेजोनेंस होता है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। क्या? डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल उठता है कि कब डीलोकलाइज करेगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने बताया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स तब होगा जब ऑर्बिटल्स जो है, कौन सा ऑर्बिटल? वो भी पी ऑर्बिटल। अगर जनरली बात करें तो पी ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, समटाइम्स डी ऑर्बिटल ऑल्सो, ठीक है ना। अगर होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो हमने आपको यही डेफिनेशन बताया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इन पैरेलल पी और डी ऑर्बिटल्स, है ना। देखिए, तो हमने इतना आपको बातें बताई थी, ठीक है। फिर हमने और सारी कहानियाँ बताई थी कि रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है ना। देखिए, ये डबल बॉन्ड था तो अब सिंगल हो गया, ये सिंगल था तो ये डबल हो गया, ठीक है। ये डबल है तो ये अब सिंगल हो गया, ये सिंगल है तो ये डबल हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है? डबल सिंगल हो रहा है, सिंगल डबल हो रहा है। तो जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड सिंगल बन जाता है और सिंगल बॉन्ड डबल बन जाता है, ठीक है। और जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बन रहा है। तो जब डबल बॉन्ड सिंगल बन रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो ड्यू टू रेजोनेंस
बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड व्हाट डिक्रीजेस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है। हमने ये सारी बातें आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि हमने डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ तक लिखवा दिया था, ठीक है। अब एक बात समझना यार, जब कभी भी ये कंडीशन हो, ऐसा कंडीशन, सवाल ये भी उठता है ना कि कब लोकलाइज्ड बॉन्ड डीलोकलाइज्ड करेगा। सवाल ये भी उठता है कि कब लोकलाइज्ड बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल सिंगल डबल, ठीक है। देखिए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? ये डबल उठ के यहाँ आ गया तो ये जो डबल था सिंगल बन गया, ये डबल उठ के यहाँ आ गया तो सिंगल बन गया, जहाँ आ रहा वहाँ डबल हो जाएगा, ये डबल फिर उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल, और जो डबल था वो सिंगल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब कभी भी इस तरह का कंडीशन हो कि जहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है, या बोल सकते हैं जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड, एक टर्म यूज कर रहे हैं, भी थोड़ी देर के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। क्या है? कॉन्जुगेशन में है। अभी इसी पर पूरे रेजोनेंस की कहानी है, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन वर्ड पे। तो बस थोड़ी देर वेट कीजिए, आज के लेक्चर में इसको क्लियर कर देंगे। तो जब कभी भी ये कंडीशन हो कि ये जो लोकलाइज्ड बॉन्ड है, देखिए क्योंकि यहाँ पे इसी दोनों के बीच में बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, इसी दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, और इसके बीच में दोनों पाई बॉन्ड है। तो ये जो लोकलाइज्ड बॉन्ड है, आप इसको बहुत देर तक के लोकलाइज्ड बना के नहीं रख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पे देखो ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है। तो ये जो पी ऑर्बिटल होगा, अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें थोड़ा सा, देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल इसके साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ दिस पी ऑर्बिटल इज पैरेलल विथ दिस पी ऑर्बिटल, दिस पी ऑर्बिटल इज पैरेलल विथ दिस पी ऑर्बिटल। यानी कि यहाँ पर जितना भी पी ऑर्बिटल है सब एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज है। क्या है? पैरेलल अरेंज है। तो जब कभी भी पी ऑर्बिटल पैरेलली अरेंज होगा तो आप लोकलाइज्ड बॉन्ड को कभी भी लोकलाइज्ड करके नहीं रख सकते हो, वो हर हाल में क्या करेगा? डीलोकलाइज्ड करेगा, ठीक है। तो बात समझ में आई? अभी हम इसको लिखवाते हैं, पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। लिखो, रेजोनेंस इज कॉज्ड ड्यू टू inability, resonance is caused due to inability of high energy electrons to remain localized when they are present in parallel orbital, देखिए बात समझ में आई कि रेजोनेंस होने के पीछे क्या रीजन है? क्यों? रीजन ये है कि जब कभी भी पैरेलल पी ऑर्बिटल होगा तो वो लोकलाइज्ड बॉन्ड को रोक करके रखना ये पॉसिबल नहीं है। तो वो हर हाल में क्या करेगा? डीलोकलाइज्ड करेगा, और जब ये डीलोकलाइज्ड करेगा तो रेजोनेंस हर हाल में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कल बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बताया था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग दीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शॉर्ट में हम लोग आरएस लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे? आरएस। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का और भी नाम था, हमने बताया था आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। एक क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें एक ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखो ये डबल बॉन्ड दो के बीच में है,
इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है पाई बॉन्ड, ये क्या है, लोकलाइज्ड है। ये क्या है, लोकलाइज्ड है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ये क्या है, लोकलाइज्ड है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हम इस स्ट्रक्चर की बात करें जो लिखा गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड केवल इसी दोनों के बीच में है, यहाँ 2 के बीच में है, यहाँ 2 के बीच में है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है, लोकलाइज्ड बॉन्ड बोला जा रहा है। इसको भी बताया गया था लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो एक वैसा स्ट्रक्चर जिसमें केवल लोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिखिए। और हमने आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी मॉलिक्यूल्स के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो लिखो भाई हेडिंग दे करके, इसको भी लिख लेना एंड इसका डेफिनेशन लिखिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर having localized bonds, having localized bonds, having localized bonds, ब्रैकेट में लिखिए, which are not able to explain, which are not able to explain all the properties, which are not able to explain all the properties, bracket बंद, bracket closed, are called as resonating structure, resonating structure और canonical structure, और canonical structure और contributing structure और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब देखिए आगे लिखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको शॉर्ट में अपन RH लिखा करेंगे। ठीक है, देखिए अभी एक स्ट्रक्चर लिखा गया था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना यार। अभी लिखा गया, बताया गया कि यहाँ पे देखो 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो जो पाई हो रहा है, इस पाई का इंटरेक्शन केवल इसके और इसके बीच में है। इसी तरह इस पाई का इंटरेक्शन इसके बीच में है। इसी तरह से ये जो पाई बॉन्ड है इसके बीच में इंटरेक्शन है। अभी एक लाइन लिखाया गया था जस्ट कि जब कभी भी लोकलाइज्ड बॉन्ड अगर पैरेलल अरेंज्ड हो तो आप इसको लोकलाइज्ड रख नहीं सकते हो, वो हर हाल में क्या करेगा, डी लोकलाइज्ड करेगा। देखिए पैरेलल कहने का मतलब है कॉन्जुगेशन। आपको पैरेलल समझ में बहुत आसानी से शायद नहीं आ पाए, लेकिन पैरेलल p ऑर्बिटल कहने का मतलब है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है ना, बस थोड़ा देर वेट कीजिए, ठीक है, हम आपको भी एक्सप्लेन कर देंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है। बात समझ आ रही है? देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक बात तो आसानी से, चलो अभी थोड़ा सा समझाते हैं, इसके बाद आगे समझाएंगे कि जब कभी भी कोई भी सिस्टम अल्टरनेट पे आवे, अल्टरनेटिव वे में आए, तो उस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखिए डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, के बाद डबल, के बाद सिंगल, के बाद डबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे आ रहा है कि नहीं, डबल के बाद एक सिंगल आया, फिर डबल आया, फिर सिंगल आया, फिर डबल आया। दैट मीन डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, अल्टरनेट पे आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो डबल बार बार क्या हो रहा है, एक अल्टरनेटिव वे में आ रहा है। तो वैसा सिस्टम जहाँ पे कोई भी सिस्टम, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल अल्टरनेट पे आ रहा है, डबल आया, फिर सिंगल के बाद डबल आया, तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट वे पे आता चला जा रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अभी और क्लियर होगा आगे धीरे धीरे। तो जब कभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, यानी कि p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल, या नॉर्मली अगर बात करें, कोई जनरली बात करें, तो ऑर्बिटल पैरेलल होगा तो लोकलाइज्ड बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं रहेगा,
और जब लोकलाइज नहीं रहेगा दैट मीन्स वो डीलोकलाइज कर जाएगा, और जब डीलोकलाइज हो जाएगा, देखो पाई बॉन्ड हमने आपको कल बताया था, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये लो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है वो क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, पाई बॉन्ड है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जब कभी भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, क्या करेगा, ये डीलोकलाइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड है ऑर्बिटल। ये कैसे पता चला सर कि पैरेलल अरेंज है? तो हमने बताया कि पैरेलल अरेंजमेंट आपको आसानी से तब समझ में आएगा कि आपको बस ये देखना है कि क्या कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे समझेंगे सर? देखना है कि क्या हर कोई भी सिस्टम जो गिवन है वो अल्टरनेट पे आ रहा है कि नहीं, एक के बाद एक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए डबल सिंगल डबल, डबल के बाद सिंगल के बाद फिर डबल आया, फिर सिंगल के बाद फिर डबल आया, यानी कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसको लिखे तो कुछ ऐसा होगा, ये देखो ये बॉन्ड इधर से इधर जा रहा है, हमको तो बेसिकली लिखना ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने के लिए मतलब आपको समझ में आ रही बात ना, कि अब डबल बॉन्ड केवल यही नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये सिंगल बन जाएगा, डबल बॉन्ड ये उठ के आ जाएगा यहाँ तो ये सिंगल बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, देखो ये एरो मतलब समझ रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड इस पे आ गया, ये डबल बॉन्ड इस पे आ गया, ये डबल बॉन्ड इस पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव लिख देते हैं, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वैसा स्ट्रक्चर इसमें पार्शियल बॉन्ड दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? पार्शियल बॉन्ड। देखो यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड है ना, डॉटेड मतलब पार्शियल, आधा, ये पूरा बॉन्ड है और ये आधा आधा बॉन्ड दिखाया जा रहा है। तो वैसा स्ट्रक्चर इसमें पहचानने के लिए तरीका है, वैसा स्ट्रक्चर इसमें आधा आधा बॉन्ड हो, पार्शियल बॉन्ड दिखाया जाए, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हमने आपको बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयंस होता है। ठीक है, तो आप लिखिए डेफिनेशन रेजोनेंस हाइब्रिड का, लिखिए a structure having delocalized bonds, structure having delocalized bonds is known as resonance hybrid. Is known as resonance hybrid. Next one लिखो, resonance hybrid is real picture of the molecule, is real picture of the molecule, and it is the most stable, and it is the most stable structure of the molecule, and it is the most stable structure of the molecule. Next one लिखो, due to resonance, high energy electrons, due to resonance high energy electrons are delocalized around a fixed set of nuclei, around a fixed set of nuclei, around a fixed set of nuclei. देखो बात समझ में आई? कह रहा है कि रेजोनेंस के कारण क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। देखिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अभी हम आपको समझाएं, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। तो देखिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब ये उठ के यहाँ आ गया
फिर ये उठ के यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ आ गया। जैसे अभी आप देखो बेंजीन में आप पढ़े थे, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, रेजोनेंस के कारण ही ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आप सारा कुछ ये सब कल समझे थे, लिखवाना बाकी था, लिखवा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए भाई, अगर आप देखोगे इस बेंजीन को, तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या कहा था कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते हैं, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो लिखा गया वो इसी के हेल्प से लिखा गया ना यार। क्या देखो, यहाँ पे डबल था, फिर यहाँ डबल आ गया, फिर यहाँ डबल था, यहाँ आ गया, डबल यहाँ था, यहाँ आ गया। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के ये लिखा गया कि डबल एक बार यहाँ है, फिर डबल यहाँ आ रहा 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 है कि नहीं? ये क्या लिखा गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो देखिए, तो जो हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं वो किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हेल्प से। जबकि हम जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। बट अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, मतलब हाइपोथेटिकल चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस होता है क्या? अस्तित्व होता है? नहीं होता है। ख्वाब, सपना, सपना तो क्या होता है? काल्पनिक चीज़ में होती है, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। इसी तरह से जो हाइपोथेटिकल कोई भी चीज़ होता है वो क्या होता है? उसका अपना एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है ना? तो बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट बट इट कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो इन्हीं दोनों को मिलाकर के तो ये लिखा गया है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो लिखिए एक पॉइंट और, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट बट इट कंट्रीब्यूट्स इन रेजोनेंस हाइब्रिड, बट इट कंट्रीब्यूट्स इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन है कि पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए या d ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि पैरेलल ऑर्बिटल होना चाहिए। पैरेलल होने के लिए हम क्या बताए थे? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के लिए हमने क्या बताया था? अल्टरनेट पर आना चाहिए। तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल आ गया ना अल्टरनेट पे। ठीक है, तो देखो अगर इसका हम RS मतलब बनाए, देखो हम अभी आपको बताएं कि जब कभी भी पैरेलल ऑर्बिटल हो जाए तो उस केस में जो लोकलाइज्ड बॉन्ड है उसको लोकलाइज्ड बना के रखना पॉसिबल नहीं है। वो हर हाल में क्या करेगा? डीलोकलाइज्ड करेगा, है ना? तो देखो ये क्या होगा? ये पहले ऐसा बनेगा, ठीक है, फिर क्या होगा? ये ऐसा बनेगा, ठीक है। देखिए हम थोड़ा एक बार आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। देखो ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसा है कि अलग है? बोलिए, एक जैसा है ना? तो इस RS को जो एक जैसा देखने में होता है, इस RS को बोलते हैं इक्विवेलेंट RS। इक्विवेलेंट RS मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए जो स्ट्रक्चर ये है सेम स्ट्रक्चर ऐसा है कि नहीं? बोलिए, है ना? तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट RS। तो जो इक्विवेलेंट RS होता है वो इक्वल होता है हर मामले में। जो इसका बॉन्ड लेंथ होगा वो उसका बॉन्ड लेंथ होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका होगा, जितना स्टेबल ये होगा उतना ही स्टेबल ये होगा, ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट RS में का जब हम RH यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, क्योंकि दोनों एक जैसा है ना यार, दोनों एक जैसा है, ठीक है ना? तो इसका और इसका इसको ड्रॉ करने में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? इक्वल होता है। तो जो भी स्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? नहीं तो इस पॉइंट को पहले लिख लो,
ठीक है ना, इस पॉइंट को लिख लो। इक्विवेलेंट आर एस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट आर एस कंट्रीब्यूट इक्वल या सेम भी लिख सकते हो इन रेजोनेंस हाइब्रिड। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वल कंट्रीब्यूशन, ऐसा लिख लो, इक्वल या सेम कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और यहां पे देखते हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर और होता है, ठीक है ना। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिए यहां भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉन्जुगेशन कैसे है, हम बस थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये भी आर एस है, ये भी आर एस है, बोथ आर आर एस, दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम देख करके आपको बोलने के लिए कहा जाए कि बताओ इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या, फ़र्क कुछ नहीं है, बस हुआ क्या है, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड यहाँ चला गया और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड गया। हम आपको बताए कि जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो डबल सिंगल हो जाता है और सिंगल डबल हो जाता है। तो देखो जब रेजोनेंस हो रहा है, जब रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने के कारण ये सिंगल डबल बन गया और ये डबल सिंगल बन गया। देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में भी एक O पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी O पे नेगेटिव चार्ज है ना। अब देखिए तो ये देखने में एक जैसा है कि डिफरेंट है, एक जैसा है, तो इस RS को बोलते हैं इक्विवेलेंट RS। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट RS। ठीक है, अब बताइए जब इक्विवेलेंट RS है तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करेंगे तो बताओ क्या इनका कंट्रीब्यूशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बराबर कंट्रीब्यूट करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कंट्रीब्यूशन होगा, बराबर कंट्रीब्यूट होगा। तो अगर इसका हम बनाए, अगर देखो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए चलिए अब देखिए इसको आप लिख लेना पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो देखो ये स्ट्रक्चर पहला, ये स्ट्रक्चर दूसरा, ये स्ट्रक्चर तीसरा। देखो ये जो डबल हेडेड एरो है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने का तरीका है। देखो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक ही स्ट्रक्चर का, इसको इसका कॉमन नेम होता है एक्रोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोलीन कहते हैं। तो ये भी एक्रोलीन है, ये भी एक्रोलीन है, ये भी एक्रोलीन है, ठीक है। ये सब एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। देखिए अगर देखने में बात करें तो ये देखने में तीनों एक जैसा है कि अलग अलग है, बोलिए। देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आ गया चार्ज प्लस माइनस, तो ये दोनों एक जैसा है कि अलग है, बोलिए। ये दोनों एक जैसा है कि अलग है, अलग है। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या पास पास में, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, दूर हो गया, तो ये भी इससे अलग है। दैट मीन्स तीनों क्या है, अलग है। जब ये तीनों अलग है तो इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, नॉन इक्विवेलेंट RS। क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ अब देखिए जब नॉन इक्विवेलेंट RS हो तो उसके केस में हम कैसे लिखते हैं RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो सबसे पहले जो जो एटम है उसको लिख दो। देखो डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, ठीक है। देखिए एक बार नेगेटिव यहाँ आया, एक बार पॉजिटिव यहाँ आया और एक बार पॉजिटिव यहाँ आया, ठीक है। अभी हम आपको सिंपल लिखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कैसे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख के आप रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे। अभी चार्ज वार्ज अभी आप कुछ नहीं जानते हो, बस आप जहाँ जहाँ जो चार्ज आ रहा है वहाँ लिखो। देखो एक बार नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव लिख दिए, एक बार पॉजिटिव यहाँ आया, पॉजिटिव यहाँ लिख दिए, और एक बार पॉजिटिव यहाँ आया तो पॉजिटिव यहाँ आया। देखो जब कभी भी रेजोनेंस हाइब्रिड लिखोगे तो ध्यान रखना इसमें लिखने वाला हर चीज़ को पार्शियल लिखा जाता है, आधा आधा लिखा जाता है। क्या कहा जाता है, हाफ हाफ लिखा जाता है। तो देखिए
सब कुछ, ये भी पार्शियल है, ये भी पार्शियल है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने का तरीका है, ठीक है। तो अब देखो, तो बात समझना, इसमें 1 2 3 तीनों अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर है। बेंजीन में जो बेंजीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो दोनों क्या था, एक जैसा था। जब एक जैसा था दोनों एक, जब दोनों सेम है तो दोनों की स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बराबर होगा, एक जैसा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे जबकि तीनों अलग अलग है तो तीनों की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होगी। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो ये अभी आगे के क्लास की बात है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बस अभी जो कहा जा रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये तीनों देखने में अलग है, इसलिए इन तीनों का अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जबकि तीनों देखने में अलग है तो तीनों का की स्टेबिलिटी भी डिफरेंट टाइप्स की होगी। तीनों एक जैसे स्टेबल नहीं होगा, तीनों का स्टेबिलिटी अलग अलग होगा, ठीक है। अब बात समझना यार, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसका RH तो लिख दिए, इन तीनों को देख के रेजोनेंस हाइब्रिड लिख दिए, और हम ये भी जानते हैं कि दीज ऑल आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एंड रियल एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये तीनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में होगा। क्या करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड लिखा गया इन तीनों को मिला के तो लिखा गया ना यार। अब सवाल उठता है कि इसमें से जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, बात समझना, इन तीनों में से कोई तो है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमने भी बताया आपको, देखो स्टेबिलिटी आपको नहीं पता है कौन ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन वो आगे की बात है, 4-5 लेक्चर के बाद आप कुछ जानोगे। अभी जो बताया जा रहा है बस उसको एक्सेप्ट करो, सुनो, बस चीज़ें समझते चलो, ठीक है। जितना आसानी से आप मतलब बस टीचर की बात सुनते जाओगे, आई होप कि आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखिए, तो इन तीनों में जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही अधिक होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दैट टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोस्ट इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर। यानी कि अगर मान ले, सपोज करते हैं, अभी आपको नहीं पता है, मान लेते कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक, और ये सबसे कम स्टेबल है। ये क्या है? सबसे कम स्टेबल, लेस स्टेबल। इसको ये क्या है? सबसे कम स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। अभी आपको पता नहीं है कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है ना, वो बात की बात है। अभी हम मान लिए, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो अगर आपसे पूछे कि ये तीनों में 3 ऑप्शन देके बोले कि इनमें से मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका जवाब क्या होगा? पहला। क्यों सर? अभी आपने बताया कि ये मोस्ट स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? और जो स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर को जो लेस स्टेबल है और वो उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत ही कम है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइनर कंट्रीब्यूटर। क्या कहा जाता है? माइनर कंट्रीब्यूटर। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब आप देखो, जो मोस्ट स्टेबल होता है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है जानते हैं? जानते हैं? हाँ, गुड। ये क्या होता है? जो मोस्ट स्टेबल वो लीस्ट एनर्जेटिक, जो लीस्ट स्टेबल वो मोर एनर्जेटिक, ठीक है। तो लिखिए आप पॉइंट, आप इसको लिख लेना, लिखिए, लोअर द एनर्जी और हायर द स्टेबिलिटी greater is the contribution of resonating structure, greater is the
contribution of resonating structure in resonance hybrid. In resonance hybrid, आगे लिखिए, ये इसी में लिखो फुल स्टॉप देके, एंड दैट RS इज नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर, एंड दैट RS इज नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच आर less stable, resonating structure which are less stable or less contribute in resonance hybrid, RH, or less contribute in resonance hybrid, and it is known as minor contributor, and it is known as minor contributor। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ड्यू टू रेजोनेंस bond length of double bond increases, bond length of double bond increases while the bond length of single bond decreases, while the bond length of single bond decreases, while the bond length of single bond decreases, and the bond strength of double bond decreases while the bond strength of single bond increases। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, only one lone pair is used in delocalization, only one lone pair is used in delocalization। in this case where the atom having more than one lone pair, ये पॉइंट आपको अभी जो लिखाया गया कि एक वैसा सिस्टम या एक वैसा एटम जिसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, तो उस केस में केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको अभी थोड़ी आगे चल के समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा अगर हम आपको एग्जांपल में समझाना चाहे तो देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। ठीक है, कितना लोन पेयर है, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि दो लोन पेयर है। तो रेजोनेंस में चाहे दो लोन पेयर हो, चाहे तीन लोन पेयर हो, चाहे एक लोन पेयर हो, जितना भी लोन पेयर हो, रेजोनेंस में केवल एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि डीलोकलाइज अगर पूछे जाए कि ऑक्सीजन का दो लोन पेयर में कितना लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो एक लोन पेयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो ये क्या है, क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है, तो बोला है क्लोरीन का कितना लोन पेयर है जो डीलोकलाइज हो, तो एक लोन पेयर। तो किसी भी एटम पे क्या हो, जितना भी लोन पेयर हो, केवल एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा। देखो धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, आप बस थोड़ा वेट करते रहो, वक्त आने दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी तक तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा जो बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो जो चीज़ कहा जा रहा है ना, आगे समझ में आ जाएगा, वो पक्का आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ तक आप लिखिए,
अब हेडिंग दीजिए एक सवाल, व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेस। अब कहानी यहाँ से मज़ेदार शुरू होगी। सवाल एक मन में था ना यार कि आखिर रेजोनेंस कब होगा। हम आपको बता रहे हैं, रेजोनेंस का डेफिनेशन बताएं कि भाई रेजोनेंस उसको कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यानी कि आखिर कब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा। तो यही सवाल है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, फिर लिखिए आंसर, लिखिए रेजोनेंस टेक प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम या स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो हमको कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर समझना है। देखो, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, एक बेसिकली पैटर्न है। स्ट्रक्चर क्या है ये, मतलब एक पैटर्न है जिसमें डीलोकलाइजेशन संभव हो। क्या हो, डीलोकलाइजेशन संभव हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, बस 2 मिनट में, जहाँ पर ये डीलोकलाइजेशन संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखिए, पहले हेडिंग दीजिए कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, लिखिए स्ट्रक्चरल पैटर्न्स which enables delocalization is known as conjugation. And the structure having such pattern structural pattern is called as conjugated structure. और करके लिखिए, the structure having parallel p orbital along with at least 1 pi electron pair, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बहुत सही जगह पे पहुंच रहे हैं। अब रेजोनेंस आपको बहुत इजी सब कुछ समझ में आएगा। देखो, आपसे एक सवाल किया गया कि रेजोनेंस कब होगा, कब हो सकता है, कब होगा। तो इसका जवाब मिला कि रेजोनेंस तब होगा जब कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। अब कॉन्जुगेशन मतलब एक वैसा स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा, क्या होगा, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब आपको बताया गया कि भाई कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो बताया गया कि एक वैसा स्ट्रक्चर या एक वैसा स्ट्रक्चरल पैटर्न्स जिसमें डीलोकलाइजेशन क्या हो, संभव हो, डीलोकलाइजेशन क्या हो, डीलोकलाइजेशन सक्षम हो, जिसमें डीलोकलाइजेशन हो। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। और उस तरह का पैटर्न जिस स्ट्रक्चर में मिलता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। या आपको बताया गया कि एक वैसा स्ट्रक्चर जिसमें p ऑर्बिटल कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो, एटलीस्ट 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 1 पाई एटलीस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो, 1 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। बात समझ आ रही है। अब देखिए,
तो किस किस तरह का कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखें, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। डबल, सिंगल, नेगेटिव, डबल, सिंगल, लोन पेयर, डबल, सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल, ठीक है। देखो ये डबल, ये सिंगल है भाई, ठीक है ना। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव, सॉरी डबल सिंगल डबल आ गया, ये पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, ठीक है। ये एडजेसेंट पे होगा, ये कहाँ होगा, एडजेसेंट पे होगा, ठीक है। बोल सकते हैं डबल, सिंगल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। डबल सिंगल पॉजिटिव तरह का हो गया। फिर बोल सकते हैं ऐसा कि नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये क्या हो, एडजेसेंट पे हो, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसके अलावा भी होता है, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए फटाफट। देखिए ऐसा भी कॉन्जुगेशन होगा, पाई डबल, मतलब यही, ठीक है, ऐसा। तो ये देखिए यहाँ इसका पाई, इसका सिग्मा, इसका पाई, पाई मतलब डबल डबल ऐसा रहेगा, और यहाँ पे लोन पे रहेगा। तो इसका पाई इंक्लूड करेंगे, इसका सिग्मा और इसका लोन पे, ये क्या होगा, लोन पे। तो इस तरह का भी कंजुगेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है डबल, सिंगल, ट्रिपल, ठीक है। क्या, डबल, सिंगल, ट्रिपल, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने तरह के कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इन्हीं सब में रेजोनेंस होगा। अभी आप सब कुछ देखोगे, ठीक है, इसमें रेजोनेंस, 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 इसमें, ठीक है। और देखो इसके लिए भी जो है ना, ये एडजेसेंट पे ही होना चाहिए। कहाँ, एडजेसेंट पे, एडजेसेंट मतलब बगल में। ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे अब क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आप तो इन तरह का, इतने तरह का कॉन्जुगेशन होता है जहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको सारा कुछ क्लियर होगा। जो भी दिक्कत होती है भाई, तो आप उसको क्लियर कर लो। क्लियर कैसे करेंगे, बताया गया है कि जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो, जिस मिनट पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए ये 40 मिनट का वीडियो है, आपके 20वें मिनट में डाउट हुआ है, तो आप उसको क्या करो, पॉज करके पहले तो 1-2 बार और सुनो। नहीं समझ में आता है, आप उसको क्या करो, पॉज करके आप लिख करके डाउट जो है आप चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। आप चैट बॉक्स में डालोगे, मेरे तक आएगा, फिर इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि आज का क्लास रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कैसे कैसे इन सबों में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, ओके बाय।